अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन CSS पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। ये लेक्चर CSS, PMS और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रशियन रेवोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि रशिया ये USSR में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या सोवियत रशिया में कैसे कन्वर्ट होता है, या कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश की जाती है। रशियन रेवोल्यूशन के अलावा हम कोल्ड वॉर पे डिटेल लेक्चर बना चुके हैं, तो अगर आप इन दो लेक्चर्स को कवर कर लेते हैं आप रशिया की मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा ही कवर कर लेंगे। और क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, लिहाजा ये दो लेक्चर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इनके अलावा हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 पे भी जल्द डिटेल लेक्चर बना लेंगे, तो ये 4 लेक्चर पूरे रशिया की हिस्ट्री को ही कवर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन ये होता क्या है। रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली दो रेवोल्यूशन थे जहां पे मॉडर्न जो गवर्नमेंट होती है, कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ, इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और ओल्ड डायनेस्टी या जार की रिजीम को खत्म कर दिया जाता है। जार बेसिकली कहा जाता है किंग को। तो आपने ये याद रखना है, अक्सर MCQs में ये वर्ड आ जाता है, जार का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है किंग। इनको डायनेस्टी खत्म कर दी जाती है और इस्टेब्लिश किया जाता है USSR। और ये जो जार की रिजीम ओवरथ्रू की जाती है, ये यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, यानी कि रातों रात या एक ही दिन में रेवोल्यूशन नहीं आता, बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट यहाँ पे होते हैं और इनमें 2 मेजर रेवोल्यूशन होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये जो रेवोल्यूशन है ये अब हम आगे चल के देखेंगे। अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या रशिया की हिस्ट्री हुआ करती थी, कैसे हालात हुआ करते थे जो हमें रेवोल्यूशन या इनकलाब की तरफ लेकर जाते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी रशिया की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि यहाँ पे 2-3-4% जो इलीट होती थी वो 90% से ज्यादा जो लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे या लोकल पीपल हुआ करते थे, उनको बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया करती थी। जो रशिया की सोसाइटी थी या इकोनॉमी थी, ये मोस्टली एग्रेरियन यानी ज़रात पे बेस करती थी। और दोहरी मार यहाँ पे क्या थी कि इन किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। एक तो उनके पास कोई सहूलियात वगैरह भी नहीं थी, अगर कोई नुकसान हो जाता तो वो नुकसान की खुद ही भरपाई करते, रियासत की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं थी। और दूसरा, उन पे हाई टैक्स लिया जाता था। और जो जार की गवर्नमेंट थी, जार हम देख चुके हैं कि इसे किंग कहा जाता है, तो आपने ये वर्ड याद रखना है, ये आगे कंटिन्यूसली यूज होता रहेगा। जार की जो ऑटोक्रेसी हुआ करती थी, डायनेस्टी हुआ करती थी, ये बहुत ही ज्यादा लोग सफर करते थे इसके अंडर, क्योंकि कोई कानून नहीं था, कोई ह्यूमन राइट वगैरह कुछ भी नहीं था। जहां जिसका दिल किया करता उसे सख्त सजा दी जाती। छोटे छोटे जुर्म पे इन किसानों को मार दिया जाता, इनको सजाए मौत दी जाती, और जानवरों की तरह इनका कोई ह्यूमन राइट वगैरह, कोई इनके इंसानी हकूक नहीं थे। फिर ऑटोक्रेटिक के अलावा जो डोमिनेंट एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे और कलर्जी बेसिकली कहते हैं जो मजहबी पादरी वगैरह हुआ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुल्ला हुआ करते हैं। तो ये कलर्जी क्या किया करते थे, अगर कोई पीजेंट या कोई यहाँ पे रशिया का आम बंदा ये कुछ पूछने की कोशिश करता, तो ये फौरन ही यहाँ पे मजहब को बीच में ले आते, कहते तुम जहन्नुम में जाओगे। और अगर कोई अपना काम निकलवाना होता तो लोगों को जन्नत का लालच दिया करते थे। अब ये बहुत ही बुरी बात है इंसानी हिस्ट्री में कि जहां भी लोगों को कोई काम निकलवाना हो तो फौरन ही मजहब का लालच दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है, वॉर ऑफ क्रूसेड में क्रिश्चियन जो क्लर्जी हुआ करती थी, ये अपने लोगों को क्या कहते थे कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, फलस्तीन को छुड़वाओ ताकि तुम्हें जन्नत में भेजा जाए। आज भी अगर हम देखें, मुस्लिम्स को ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है, कभी उन्हें काफिर करार दे दिया जाता है, और अपना गलत से गलत काम भी हो
तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा। तो ये मजहब के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये जो कलर्जी और एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, ये भी बहुत ज्यादा डोमिनेंसी थी इनकी यहाँ पे, और इनकी वजह से भी जो पीजेंट या 90% से ज्यादा आम लोग थे, इनकी जिंदगी बहुत ही बुरी थी। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, जो कुछ इंडस्ट्री थी वो एक दो शहर में बस थोड़ी सी हुआ करती थी। और ये जो वर्कर थे, इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अजियत का शिकार थी। ओवर क्राउडेड रूम में ये रहा करते थे, यानी कि एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग ये रहा करते थे। और इनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हुआ करती थी। कमरों की कोई फिनिशिंग नहीं थी, वॉशरूम गंदे हुआ करते थे, जो बाहर की गलियां मोहल्ले हैं ये टूटे फूटे हुआ करते थे। और इनके बरक्स अगर हम देखें तो ये कलर्जी, एरिस्टोक्रेट, ऑटोक्रेट, ये कई सैकड़ों या हजारों इनकी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी और बड़े बड़े ये महलात में रहा करते थे। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था। फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 होती है और यहाँ पे रशिया की हाई कैजुअलिटीज देखने में आती है। इकोनॉमी जो पहले ही मार खा रही थी, उसे और बुरा झटका लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भूखमरी हो जाती है, वाइड स्प्रेड हंगर होता है। फिर हमारे पास चेंजिंग डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड आती है, यानी कि दुनिया तेजी से बदल रही थी 17th-18th सेंचुरी में। अब ये क्यों बदलती है? क्योंकि हमारे पास आइडियाज ऑफ इनलाइटनमेंट आते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी हो, राइट ऑफ इंडिविजुअल हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये यहाँ पे क्या बातें करते थे कि आम लोगों का भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए रियासत में। और यही आइडियाज ऑफ इनलाइटनमेंट अमेरिका की आज़ादी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन में इसे डिटेल में देखेंगे। 19वीं सेंचुरी आते आते ये आइडियाज रशिया में बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते हैं। और रशिया में जो उस टाइम पे डायनेस्टी चल रही होती है, वो रोमानोव डायनेस्टी चल रही होती है। ये मोनार्क होते हैं, मोनार्क यानी कि किंगडम कह सकते हैं, बादशाहत कह सकते हैं। और इनके जो राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, उसे जार या सार कहा जाता है। तो ये आपने वर्ड्स वगैरह याद रखने हैं। इनको इंग्लिश जबान में किंग कहा जाता है, जैसे हम उर्दू में राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं और इंग्लिश में किंग कहते हैं। इसी तरह जार रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है। और हमारे पास जार निकोलास सेकंड ये थ्रोन को या किंगडम को या बादशाहत को हासिल करते हैं 1894 में। और इन पे बहुत ही ज्यादा असर होता है रास्पुतिन नाम के एक आदमी का। तो ये रास्पुतिन वही कलर्जी हुआ करता था, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि कलर्जी यहाँ पे किस तरह डोमिनेट किया करते थे। और ये जो कलर्जी हुआ करता था रास्पुतिन, ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यही वजह है कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा हुआ करता था जार की जिंदगी में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जार की वाइफ हुआ करती थी जारीना, इनकी और इनका रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो ये बात पब्लिक में भी आउट हो चुकी थी कि रास्पुतिन का बहुत ही ज्यादा जारीना पे असर रसूख है। और अब हम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी RSDP को देख लेते हैं। इसे बनाया जाता है 1898 में और इनकी फिलॉसफी कार्ल मार्क्स से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ करती थी। बाद में लेनिन भी इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्या बनती है? मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी बनती है। इस फिलॉसफी के तहत ये कहा गया था कि जो कुछ लोग होंगे, ये जो वर्कर के इंटरेस्ट होंगे, इनको फुलफिल करेंगे। क्योंकि हम जैसे देख चुके हैं कि 80-90% से ज्यादा वर्कर हुआ करते थे, लोअर क्लास एग्रेरियन किसान वगैरह हुआ करते थे, इनको बहुत ही बुरा ट्रीट किया करते थे। तो अब क्या होगा? कुछ लोग इन तमाम 80-90% से ज्यादा ये जो लोअर क्लास होगी, जो सप्रेस या पिसी हुई क्लास है, इनकी नुमाइंदगी करेगी, यानी कि इनके हकूक की बात करेगी। बाद में ये पार्टी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ बोल्शेविक आते हैं। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी, और मेंशेविक
जिसका मतलब होता है माइनॉरिटी। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है, बोल्शेविक यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी में आ जाते हैं और मेंशेविक यहाँ पे ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास फिलॉसफी होती है वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, ये हमें कार्ल मार्क्स की तरफ से मिलती है। अब ये कार्ल मार्क्स क्या फिलॉसफी देते हैं, ये कहते हैं कि एक कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे ये जो किसान वगैरह लोअर क्लास वर्कर है, जिन्हें प्रोलिटेरिएट कहा जाता है, इनकी बादशाहत हो और तमाम फैसले इन्हीं के ही हों। और यही कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को व्लादिमीर लेनिन आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो प्रोलिटेरिएट है, जो 80-90% के करीब है, कुछ लोगों को इनकी नुमाइंदगी करनी होगी, यानी कि ये मेजॉरिटी को रूल करना होगा, इनकी जो हकूक की बातें हैं वो करनी होगी, और ये जो कुछ लोग हैं इन्हें डिक्टेटरशिप कहा जाएगा। क्योंकि ये प्रोलिटेरिएट जो है 90-80% से भी ज्यादा है, तो एक तो अगर इनके पास इक्तदार आता है, इनके आपस में इख्तलाफात होंगे, और दूसरा अगर ये अपनी आज़ादी की या स्ट्रगल करेंगे अपने हकूक की, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लिहाजा कुछ लोग हों जो इनके बिहाफ पे बात करें या इनकी रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये वही होंगे डिक्टेटरशिप। फिर हमारे पास रशिया जापानीज वॉर आती है 1904 और 1905 की। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक तरफ जापान बहुत बड़ी ताकत बन चुका होता है और यहाँ पे भी बादशाहत ही होती है, और जो चाइना का मंचूरिया है और मोरिया है, यहाँ पे जापान की बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस हुआ करती थी। और रशिया क्या करता है, क्योंकि रशिया के चारों तरफ बर्फबारी रहती है, इनका जो समुद्री हदूद है वो बर्फ की वजह से बंद रहती है, तो रशिया ने क्या किया, वार्म वाटर तक रसाई हासिल करने के लिए इन पे आगे बढ़े और पोर्ट ऑथर को ऑक्युपाई करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि जापान बहुत बड़ी मिलिट्री पावर हुआ करती थी, तो ये रशिया को बहुत ही बुरी शिकस्त देते हैं। ह्यूमिलेशन जो डिफीट होती है रशिया को, यही पहला बड़ा रीजन होती है कि रेवोल्यूशन होता है 1905 का। तो अब हम रशियन रेवोल्यूशन 1905 को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता यह है कि जो वर्कर होते हैं ये स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो बहुत ही बुरी हालत हुआ करती थी, उनके खिलाफ ये डिमांड करते हैं कि हमें बेहतर कंडीशन दी जाए और राइट दिए जाएं। लेकिन जार क्या करते हैं, उल्टा इन्हीं पे ही गोलियां चलवा देते हैं अपनी मिलिट्री से कहकर, और इस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट रुकते नहीं है, बल्कि पूरे रशिया में फैल जाते हैं। जार की मिलिट्री पूरी कोशिश करती है इनको सप्रेस करने के, लेकिन एट द एंड ये कंट्रोल में नहीं आते। तो जार को अब ये लगता है कि इन लोगों को कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अक्टूबर मैनिफेस्टो किया जाता है, जिसके तहत रशिया में डूमा को इस्टेब्लिश किया जाता है। डूमा कहते हैं पार्लियामेंट को, जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड पार्लियामेंट यूज होता है, अमेरिका में कांग्रेस यूज होता है, तो ये डूमा रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है। अब यहाँ पे आम लोग नहीं आएंगे, बल्कि जो इलीट क्लास है, यानी कि क्लर्जी वगैरह, एरिस्टोक्रेट वगैरह, हाई लेवल के लोग आएंगे। लेकिन फिर भी ये पहला कदम है कि रशिया यहाँ पे पावर आम लोगों की तरफ जा रही है, यानी कि अब किंग के हाथ से कुछ पावर निकल चुकी थी, क्योंकि इनको इख्तियार था कि ये कानून बना सकते हैं। और इसी डूमा में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीटर स्टॉलिन। कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। 1906 से 11 तक ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अपनी पूरी कोशिश और सिंसेरिटी करते हैं कि लोगों को उनके हकूक राइट दिए जाएं। और कहा जाता है कि जो बादशाह जार है ये इनसे डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये जिस तरह हकूक लोगों को दे रहा है, कल को लोग ही मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो इनको असैसिनेट करवा दिया जाता है। अब ये कहा जाता है कि इनको जो मरवाया गया था उसमें बादशाह का ही हाथ था। फिर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 होती है। 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे रशियन सोल्जर मारे जाते हैं, 80 लाख से ज्यादा सिविलियन यहाँ पे मारे जाते हैं। और हर वॉर की तरह जाहिर सी बात है, जंगों में बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे
ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, फूड शॉर्टेज यहाँ पे होती है। फूड शॉर्टेज यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर रशिया का नेवल ब्लॉकेड कर देता है और ब्लैक सी से इनको आलमी दुनिया तक रसाई नहीं होती। यही वजह है कि इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और अब जब लोग बुरी तरह सप्रेस हो जाते हैं तो लावा इनका फटता है और इसके बाद रेवोल्यूशन आता है। और यहाँ पे हमारे पास दो रेवोल्यूशन होते हैं, एक फरवरी में होता है और एक अक्टूबर में होता है। अब ये जो फरवरी और अक्टूबर में होते हैं ये बेसिकली जूलियन कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, लेकिन अगर हम करंट जो हमारे पास पूरी दुनिया में कैलेंडर चलता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहला रेवोल्यूशन मार्च में होता है और दूसरा रेवोल्यूशन नवंबर में होता है। 8 मार्च को ये रेवोल्यूशन होता है। 8 मार्च आपको पता होना चाहिए ये वुमेन डे होता है। बेसिकली जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में सिर्फ 12 दिन का ही फर्क है, तो यहाँ पे एक महीना ही यानी कि 12 दिन ही आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। अब हम फेस 1 देख लेते हैं, यानी कि फरवरी में जो रेवोल्यूशन होता है उसे देख लेते हैं। तो फरवरी 21, 1917 को जो निकोलास होते हैं ये पहले पेट्रोग्राड को लीव करते हैं ताकि ये अपने विजिट्स को देख सकें, अपने ट्रूप्स को विजिट कर सकें। और फरवरी 23 को इंटरनेशनल वुमेन डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे पूरे ही कैपिटल में ये डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती है। डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं एहतजाज करने को। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा वर्कर भी इनके साथ मिल जाते हैं, यानी कि वुमेन के साथ यहाँ पे मैन भी आ जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है। और यूं पूरे पेट्रोग्राड सिस्टम में सिटी में एक बहुत बड़ा एहतजाज होता है। ये जो पेट्रोग्राड सिटी है बाद में इसका नाम लेनिनग्राड रख दिया जाता है और 1991 के बाद जब सोवियत रशिया टूटता है तो बाद में एक बार फिर इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया जाता है। तो आज जिस शहर को हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं ये पहले पेट्रोग्राड और बाद में लेनिनग्राड और फिर जाके सेंट पीटर्सबर्ग बनता है। और यही एहतजाज जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं यानी कि शहर की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो फरवरी 26 को जो ट्रूप्स होते हैं ये फायर ओपन कर देते हैं इन्हीं प्रोटेस्ट करते लोगों पर। लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होते, लिहाजा जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये जार निकोलास II ये अपनी पावर छोड़कर भाग जाते हैं और अपना इक्तदार अपने भाई माइकल को दे देते हैं। लेकिन माइकल ये इक्तदार नहीं लेता क्योंकि इसे पता होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो ऐसे ना हो कल को कोई इनको मार दे तो ये भी इक्तदार नहीं लेते। अब इक्तदार किंगडम से निकल जाता है और ये इक्तदार डूमा के पास आता है, यानी कि अब रशिया अवाम की तरफ या पब्लिक पावर की तरफ जा रहा है। तो डूमा जैसे ही पावर को टेक अप करती है तो सोशल डेमोक्रेटिक प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है और यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी होती है ये मेंशेविक लोगों की होती है और इनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब पावर डूमा के पास आती है। तो ये मेंशेविक फैक्शन से होते हैं। इनकी दो बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। पहली गलती ये कि ये इलेक्शन नहीं करवाते, पावर को अपने पास ही होल्ड करते हैं। अब ये बहुत बुरी चीज है। पावर की लत ऐसी है कि जिसके हाथ में आती है वो चाहता है कि मैं हमेशा ही पावरफुल रहूं। हालांकि इक्तदार, पावर, दौलत ये किसी की नहीं होती। आज जिसके पास है कल नहीं होगी, आज जिसके पास नहीं है कल उसके पास होगी। क्योंकि रशियन लोगों की एक डिमांड यही थी कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए और यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हो। और दूसरी इनकी बहुत बड़ी गलती ये होती है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ नहीं करते, क्योंकि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में इसको पार्टिसिपेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी।
क्योंकि एज अ मेजर अगर हम देखें तो ये वॉर जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन, फ्रांस के दरमियान में थी। रशिया को बावजूद यहाँ पे कोई बड़ा स्टेक नहीं था, ये वॉर में पूरा पार्टिसिपेट करता है, अपने पूरे रिसोर्सेज और मैन पावर को धकेल देता है और यूं बहुत बड़ा इनको नुकसान होता है। और अब हमारे पास अगस्त सितंबर आते आते यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा ये सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। तो अगस्त 31, 1917 में बोल्शेविक को मेजॉरिटी हासिल होती है पेट्रोग्राड में और बाद में इनकी मेजॉरिटी मॉस्को में आ जाती है। अब बोल्शेविक ये अंडर लियोन ट्रॉट्स्की डिमांड करते हैं कि रशिया फौरन ही रिफॉर्म्स लाए, यानी कि पावर शेयरिंग्स के रिफॉर्म्स लेकर आए, रियासती एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स लाए जाएं और फौरन ही विड्रॉ कर लिया जाए वर्ल्ड वॉर 1 से। और बजाय ये मेंशेविक की गवर्नमेंट इनकी बात सुनने के इन पे बैन लगा दे जाती है और इनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। और जब बोल्शेविक पे मेंशेविक की तरफ से सख्त क्रैकडाउन किया जाता है तो ये शहर छोड़कर गांव देहात वगैरह यानी कि शहर से बाहर चले जाते हैं। तो अब मेंशेविक बचे हैं और इनकी आर्मी बची है। आर्मी क्या करती है, अगस्त में कूप करने की कोशिश करती है, यानी कि जो करेंस्की है इनको हटाने की कोशिश करती है और पावर अपने पास ऑक्युपाई करने की कोशिश करती है। फौरन ही ये करेंस्की बोल्शेविक जिन पे इन्होंने क्रैकडाउन किया था इनसे मदद मांगते हैं और बोल्शेविक की रेड गार्ड जो होते हैं, रेड गार्ड एक किस्म की मिलिशिया होती है। मिलिशिया रियासत के अंदर ट्रेन पीपल का एक ग्रुप होता है जिसे रियासत अपने मफादात को पूरा करने की कोशिश करती है। मिलिशिया बेसिकली आर्मी की तरह ही होते हैं, वेल ट्रेन होते हैं, लेकिन इनको आर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता क्योंकि आर्मी रियासत का एक पार्ट होती है और मिलिशिया रियासत का पार्ट नहीं होती। लिहाजा मिलिशिया को आप गलत कामों में भी यूज कर सकते हैं। तो अब रेड गार्ड अपने ये जो मिलिशिया होते हैं बोल्शेविक के, ये यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और यूं रेड गार्ड्स और आर्मी के दरमियान वॉर होती है। और ये जो बोल्शेविक के रेड गार्ड्स आते हैं मिलिशिया, ये यहीं पे ही पेट्रोग्राड में ही स्टे करते हैं, यानी कि वापस ये गांव देहातों में या शहर से बाहर नहीं जाते। तो यूं ये कूप भी फेल हो जाता है। बाद में जब लेनिन देखते हैं कि हालात यहाँ पे इनके फेवर में बन चुके हैं तो ये वापस आते हैं रशिया में और बहुत ही फेमस बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं। इनकी जो तकरीरें हुआ करती थी ये इतनी ज्यादा इंस्पायरेशनल और बेहतरीन हुआ करती थी। कहा जाता है कि हजारों की तादाद में लोग उमड़ आते थे इनकी स्पीचेस को सुनने के लिए। और यहाँ पे सोवियत भी इनका भरपूर साथ देते हैं। सोवियत कहा जाता है वर्कर काउंसिल को, तो बाद में अभी सोवियत बना है, बाद में ये सोवियत रशिया बनेगा। वर्कर काउंसिल ये पूरे कंट्री में होते हैं अंडर बोल्शेविक और इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट में बड़े चेंजेस लाए जाएं जहां पे आम लोगों की रिप्रेजेंटेशन या पावर उनके पास हो। तो अब ये जो सोवियत चाहते हैं कि पावर हमारे पास हो, ये होता कैसे है। अक्टूबर 24-25 को लेनिन इन तमाम लोगों को कहता है, अपने लोगों को, कि आप रियासत की तमाम बिल्डिंग को कैप्चर कर लें या ऑक्युपाई कर लें। और यूं रातों रात बोल्शेविक मेजॉरिटी के लोग जाते हैं और पूरी रियासती जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इनको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो यूं हमारे पास अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कंप्लीट होता है। ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है, यानी कि कोई बड़ी वॉर नहीं होती और ये आसानी से ऑक्युपाई कर लेते हैं पूरे शहर को। अब ये इतनी आसानी से शहर को क्यों ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा जार या जो सार हुआ करते थे, किंग वगैरह, वो पहले ही रशिया को छोड़कर जा चुके थे। और उसके बाद जो मेंशेविक थे, मेंशेविक आर्मी के खिलाफ इनसे ही मदद मांगते हैं और आर्मी को यही बोल्शेविक सप्रेस कर देते हैं। तो यूं इनके पास पावर बहुत ज्यादा थी, लिहाजा यही रशिया को ऑक्युपाई करते हैं। और जब ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन होता है, इनके बाद रशिया में सिविल वॉर होती है। 1917 से लेकर 1922 तक होती है।
एक तरफ रेड्स होते हैं, रेड्स जिन्हें हम देख चुके हैं, लेनिन के लोग होते हैं, बोल्शेविक होते हैं। दूसरी तरफ वाइट होते हैं। अब इनके दरमियान वॉर होती है। बावजूद अमेरिका, यूके, फ्रांस की सपोर्ट के ये वाइट को भर चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी रेड्स की विक्ट्री होती है। इस वॉर में 20 से 30 लाख लोग मारे जाते हैं। तो ये वाइट कौन होते हैं? जैसे कि हमने देखा, रेड्स कौन थे? ये बोल्शेविक के लोग थे, लेनिन के लोग थे, कम्युनिज्म के चाहने वाले, जो 80-90% से भी ज्यादा थे। और दूसरी तरफ वाइट कौन थे? ये सपोर्टर थे जो चाहते थे कि मोनार्की कायम रहे। लैंडलॉर्ड लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे, कलर्जी या मुल्ला थे, और मेंशेविक के लोग थे। ये लोग बेसिकली 10 या 20% भी नहीं थे, और इनको बावजूद अमेरिका, फ्रांस, यूके की सपोर्ट के, जाहिर सी बात है, 80-90% के खिलाफ ये कभी भी विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते 5-10% लोग। और इनको, द रेड्स को विक्ट्री हासिल होती है। रेड गार्ड भी इन्हें कहा जाता है और रेड आर्मी भी कहा जाता है। आज जो हम देखते हैं रशिया की आर्मी को इन नामों से पुकारा जाता है, ये वो उसी इवेंट की वजह से इन्हें कहा जाता है। तो वाइट की डिफीट होती है, जार और इसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। और यूं ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट की विक्ट्री होती है। और यूं यूएसएसआर को इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये यहाँ पे एक ही सोशलिस्ट पार्टी होगी, जिनके पहले प्रीमियर कहते हैं हेड ऑफ स्टेट को, जो कि यही लेनिन बनते हैं। और ये क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। जैसे कि हमने पहले देखा, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से ये अपनी फिलॉसफी निकालते हैं, यानी कि उसी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गवर्नमेंट प्रोलिटेरिएट की होनी चाहिए, 80-90% लोगों की। लेकिन लेनिन क्या कहते हैं कि कुछ लोग होंगे जो डिक्टेटर होंगे, ये इन 80-90% लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये प्रोलिटेरिएट वर्कर को कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक्स, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे बड़े सोवियत हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो रशियन एम्पायर बनती है, इसके जो भी आगे पीछे छोटे बड़े टुकड़े थे, जैसे कि रशिया, बल्गेरिया, यूक्रेन वगैरह हो गए, तो ये तमाम मर्ज हो जाते हैं और ये यूएसएसआर बनता है। तकरीबन 15 के करीब ये कंट्रीज होते हैं। बाद में कोल्ड वॉर होती है। कोल्ड वॉर के इख्तिताम में ये सोवियत रशिया टूट जाता है। तो कोल्ड वॉर पे हमने डिटेल लेक्चर बनाया है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। अब हम इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन का रशिया और पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट मुनार को या किंगडम को खत्म कर दिया जाता है, यानी कि रिपब्लिक बनाया जाता है। अब यहाँ पे आम लोगों की नुमाइंदगी होगी। फिर कम्युनिज्म फाउंड किया जाता है, यानी कि पहले लोग कम्युनिज्म को किताबों में पढ़ा करते थे, एक दूसरे से सुना करते थे और ये सोचा करते थे कि ये बातें सिर्फ करने की है, क्योंकि किंग के खिलाफ या बादशाह के खिलाफ या रियासत के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत, पैसा और रिसोर्सेज हैं। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल गवर्नमेंट या रियासत बन चुकी है। बाद में चाइना भी बनता है, लाओस भी, वियतनाम भी, नॉर्थ कोरिया भी। तो यहाँ पे कम्युनिज्म, ये जो गवर्नमेंट बनती है, ये आगे और मुल्कों में फैलती जाती है और साथ ही इसके तमाम रियासत के रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि पहले रियासत के रिसोर्सेज 5-10% लोगों के पास थे, जो इलीट क्लास थी। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इसे भी एबॉलिश कर दिया जाता है, क्योंकि ये इलीट क्लास महल्लात में रहा करती थी और वर्कर की बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। और जितने भी रियासत के बैंक होते हैं, इनको भी नेशनलाइज कर दिया जाता है एंड कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आने वाले 5 साल की पूरी प्लानिंग की जाएगी कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये होगा, इंडस्ट्री ऐसी होगी, जीडीपी इतनी होगी। तो आज जो हम देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया में 5 ईयर प्लान लाया जाता है
गवर्नमेंट ये प्लान बनाती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से ही मिलता है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला रेवोल्यूशन होता है जहाँ पे ट्रू इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पे ट्रू इक्वालिटी का मतलब क्या है? बेसिकली इनसे पहले अमेरिका और रशिया में रेवोल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन वहां पे भी कंप्लीट आज़ादी नहीं होती। जैसे कि हमें पता है जो ब्लैक पीपल हुआ करते थे, काले लोग, इनको सिटीजन ही नहीं माना जाता था, तो इनको यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। साथ ही साथ जो वुमेन्स वगैरह थी, इनको भी वोट राइट नहीं था दिया गया। बाद में वुमेन की एफर्ट चलती है और इनको वुमेन राइट दिया जाता है, यानी कि राइट टू वोट। और इसके अलावा जो अमेरिका और फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, यहाँ पे जो पावर आती है ये एक खास किस्म के तबके के पास ही आती है। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो खास किस्म का तबका है, इलीट क्लास, इनको ही इक्तदार से बाहर मार भगाया जाता है। तो अब यहाँ पे चाहे जार का बेटा हो, किंग का बेटा हो, या किंग खुद ही हो, या यहाँ पे क्लर्जी एरिस्टोक्रेट कोई भी हो, या प्रोलिटेरिएट किसान वगैरह हो, इन तमाम को बराबर हकूक हासिल है। और साथ ही साथ रशिया पुल आउट कर लेता है वर्ल्ड वॉर 1 से और साइन की जाती है ट्रीटी जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तकरीबन अपने इख्तिताम पे ही था। फिर यहाँ पे रशिया में सिविल वॉर होती है बिटवीन रेड्स एंड वाइट्स, और यहाँ पे 1918 से लेकर 1920 तक ये इनकी ही रेड्स की ही विक्ट्री होती है। अराउंड 15 मिलियन लोग ये मारे जाते हैं। बाद में क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी बहुत बुरे हालात हो चुके थे, तो यहाँ पे बहुत ही बुरी फमाइन आती है। फमाइन यानी कि खाने की किल्लत हो जाती है, भूखमरी होती है और लाखों लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। अब इसके बाद आगे चल के हमारे पास जोसेफ स्टालिन आएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 होगी। इन तमाम पे हम सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे, यानी कि जितने भी रशिया के प्रेसिडेंट या लीडर आते रहे हैं इनकी बायोग्राफी पे सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे भी डिटेल लेक्चर बनाएंगे। यहाँ पे हम अपने टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।